तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका ओवर पावर एक्सप्लेनर चैनल में। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइज। मुझे कैसे भी करके इस महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर का गोल पूरा करना है। और बढ़ते हैं अब एपिसोड की तरफ। शुरुआत में एमसी और ड्रैगन स्पीयर को दिखाया जाता है। ड्रैगन स्पीयर अपने मन में सोचता है, ये कोई मजाक नहीं है, अगर वे सोरियोंग नहीं आता तो मैं मारा जाता। और वो उसे देखता हुआ अपने मन में सोचता है, ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। और गाइस, ड्रैगन स्पीयर एमसी को मोस्टर समझ रहा था। तभी एमसी उससे कहता है, तुम ठीक तो हो ना यांग। फिर पीछे से लेडी हवांग आती हुई कहती है, सोरियोंग ड्रैगन स्पीयर, जिसे सुनकर तो एमसी डर जाता है और वो अपना किलिंग इंटेंट निकालती हुई कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ड्रैगन स्पीयर, क्या तुम दोबारा से एमसी से लड़ाई करने को कर रहे थे? और गाइज, वो किलिंग इंटेंट को निकाल रही थी, जिसे महसूस कर कर एमसी उससे कहता है, लेडी हवांग, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो बस हेवनली मार्शल पवेलियन से बाहर निकलने के बाद खो गया था और ड्रैगन स्पीयर ने मुझे गाइड किया। ये सुनकर हवांग कहती है, क्या ड्रैगन स्पीयर ने तुम्हें गाइड किया? तो एमसी भी कहता है, हाँ। और जहाँ तक की बात है ये इन सेंटीपीडो की, मैं तो बस इन्हें ड्रैगन स्पीयर को दिखा रहा था। फिर एमसी दोबारा कहता है, बोलो बोलो। तो वो भी कहता है, हाँ ये सही कर रहा है। ये सुनकर हवांग चुप हो जाती है और उस ड्रैगन स्पीयर से कहती है, सोरियोंग को गाइड करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और एमसी से कहती है, चलो चलें वापस गेस्ट हॉल में। तो एमसी भी हवांग के पास जाता हुआ कहता है, मेरा इंतजार करो लेडी हवांग। और पीछे से ड्रैगन स्पीयर शांति की सांस लेता हुआ अपने मन में सोचता है, अच्छा हुआ वो चले गए। तभी एमसी जाता हुआ उसे कहता है, वॉरियर यांग, मैंने तुम्हारी दूसरी बार जान बचाई है। यह सुनकर वो शांति से उसे जाते हुए देखने लगता है। तभी हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हवांग और टांगक्लेंग के सारे लोग बंदरगाह पर खड़े थे। हवांग उन तीनों से कहती है, अब हमारे जाने का समय हो गया है, तो आपसे मिलकर भी हमें अच्छा लगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। तो सोर्ड फोनिक्स भी कहती है, आप सुरक्षित जाइए, आपसे मिलकर हमें भी खुशी हुई। और वो एमसी को रोकती है और उससे कहती है, हमारे पास आओ। फिर ड्रैगन स्पीयर को नीचे झुकाती है। फिर कहती है, मैंने सुना कल रात जो भी हुआ, इसलिए मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। और ड्रैगन स्पीयर भी कहता है, मुझे माफ करना, कल आपसे ऐसा व्यवहार किया, मुझे मेरी गलती का पता चल गया है। और वो पछताते हुए कहता है, आप कितने ज्यादा अच्छे हैं, आपने मेरी जान बचाई है दूसरी बार, मैं इस घटना को कभी नहीं भूलूंगा। और वो झुकते हुए एमसी से कहता है, कृपया लेडी हवांग का ध्यान रखना। तो एमसी भी कहता है, हाँ बिल्कुल, और आप भी अपने सेहत का ध्यान रखना, मैं इसकी कामना करता हूँ। तभी हवांग का जाने का समय हो चुका था और वो जाती हुई बाय बाय करने लगती है। फिर गाइजू रुक जाते हैं आधी रात को हुआंगसांग माउंटेन पे एक पब के अंदर, जहां पर एमसी और हवांग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। एमसी, जो कि मोमोज खा रहा था, वो अपने मन में सोचता है, कमांडर गुपे ने कहा कि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, इसलिए हमें अभी आराम कर लेना चाहिए, रात में घूमना खतरनाक हो सकता है। और गाइड, एमसी आयरन कॉपर टेक्निक के बारे में हवांग को बता चुका था। हवांग ये सुनकर कहती है, क्या तुम कर रहे हो? ये सीक्रेट मैनुअल टेक्निक पिस्ट एम्परर ने तुम्हें दे दी? तो एमसी कहता है, हाँ, और उन्होंने कहा कि हम दोनों एक साथ हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो हवांग कहती है, ऑफ कोर्स, लेकिन ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, परंतु ये क्यूआई के अटैक्स को ब्लॉक कर सकती है। और ये एक डिवाइन टेक्निक है जो कि शाओलिंग मॉन्क्स ने बनाई थी। ये एक डायमंड टेक्निक है, एक डिवाइन आर्ट, जो कि बहुत कम लोग ही सीख पाते हैं। यह सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है, इसका मतलब तो मैं इस टेक्निक के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और मुझे भारी चोटें भी नहीं लगने वाली। तभी हवांग कहती है, मैं इसमें मदद करूंगी, क्योंकि मुझे पता है इस टेक्निक को परफॉर्म कैसे करते हैं। मैंने सुना था कि फिस्ट एम्पर रोजिना कोड़े खाते थे, तो मैं भी तुम्हें कोड़े मारूंगी। ये सुनकर एमसी कहता है, क्या तुम क्या कर रही हो? तो हवांग भी कहती है, हाँ सोरियोंग, जो तुमने सुना वह सच है, ये टेक्निक ऐसे ही की जाती है। तो गाइज, एमसी इसे बीटीएसएम के तौर पर इमेजिंग करने लगता है। तभी वहां पर एक ओल्ड मैन काम करता था। वो एमसी से कहता है, क्या आप माउंट होंगसांग में जाने की सोच रहे हो? तो हवांग उससे कहती है, क्या वहां पर कोई खतरा है? तो वो कहता है, मैं यहाँ पर काम करने वाला एक बंदा हूँ और मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता है। क्या आप माउंट वानसान में नामगुम क्लैन से मिलने जा रहे हो? तो एमसी उठता हुआ कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? और हवांग कहती है, मुझे पता है वहां पर कुछ रूमर्स तो चल रहे हैं जिसे मेरे पिताजी ने कहा था, तो क्या आप उसे हमें बता सकते हैं?
तो वो बंदा बताने लगता है, हाँ यह सच है, वहां पर कुछ दिनों से रूमर्स चल रहे हैं, लोग हुआंग सांग माउंटेन में लोग गायब हो रहे हैं और जो भी लोग वहां सुरक्षित पाए जाते उनके शरीर से यांग एनर्जी गायब हो जाती। ये सुनकर एमसी शर्माता हुआ कहता है, क्या यांग एनर्जी? और हवांग कहती है, इसके पीछे कोई भी है वो बहुत ज्यादा बुरा है। तो वो बंदा शर्माता हुआ कहता है, वेल जो भी इंसान अभी सुरक्षित पाया गया उसने यही कहा, इन सब के पीछे है लेडी नामगोंग, जो कि पूरी रात उनके साथ वो सब चीजें करती और उनकी एनर्जी को चूस लेती। ये सुनकर हवांग चिल्लाती हुई कहती है, क्या तुम यह सही कर रहे हो? और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये बिल्कुल गलत है, इस रूमर को फैलाना बंद करो। तो वो बंदा कहता है, जिसने भी इसे सुना वो इसे मानने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन यह सच है। फिर हमें दिखाया जाता है वही नामगुंग क्लैन को, जहाँ पर लेडी नामगुंग सोन बुनाई कर रही थी। पीछे से उसकी सर्वेंट कहती है, माय लेडी आपको पेट्री आज जल्द से जल्द बुला रहे हैं। तो वो भी कहती है, क्या? और वो जाते हुए अपने मन में सोचती है, मैं रात को शोर की प्रैक्टिस करती हूँ, क्या ये पेट्रियाज को पता लग गया? तभी वो जाती है तो पेट्रियाज के सामने बहुत सारे लोग सर झुकाए खड़े थे। पेट्रियाज नामगुंग श्योल से कहता है, तुम यहाँ पर आओ। तो वो भी कहती है, हाँ फादर क्या हुआ? तो वो उन सभी बंदों से कहता है, अपना सर उठाओ और जो भी है वो सच सच बोलो, मेरी डॉटर भी यहीं पर है। तो एक बंदा सर उठाकर कहता है, वेल, और वो डरना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसका पिता दोबारा कहता है, जो भी है सच सच बोलो, अभी के अभी। और वो अपनी बेटी से कहता है, सियोल क्या तुम सीक्रेटली माउंट हुआंगसांग में गई थी प्रैक्टिस करने के लिए? ये लोग कह रहे हैं कि तुमने इनकी यंग एनर्जी को चूस लिया है। ये सुनकर तो गाइज वो पूरी तरह से चौंक जाती है और उसके पिता दोबारा कहते हैं, एकदम क्लियरली बोलो वहां पर क्या हुआ था? तो वो कहती है, यह सच है कि मैं ट्रेनिंग करने के लिए हुआंगसांग माउंटेन पे जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, लेकिन केवल मैंने वहां पर शॉर्ट प्रैक्टिस ही की थी। तो पेट्रियाज उन सभी से कहता है, देखो ये रही मेरी डॉटर, जो पूछना हो इससे पूछ लो। तभी एक बंदा कहता है, हमने जो देखा वही हमने आपको बताया है, हम आपकी डॉटर की इंसल्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे पास एक सबूत है। और वो खड़ा होता हुआ कहता है, वहां पर था उसके एक तिल। तो पेट्रियाज भी कहता है, तुम किस तिल की बात कर रहे हो? तो वो चेस्ट के बाद हाथ रखता हुआ कहता है, यहाँ पर उसके एक तिल था। ये सुनकर पेट्रियाज उसकी बेटी की तरफ देखता है और कहता है, ये कितना ज्यादा मजाकिया है, क्या यह सच है? और गाइज वो पूरी तरह से ही चौंकी हुई थी, क्योंकि गाइज ये बात सच थी। और वो पेट्रियाज गुस्से में कहता है, सियोल ये क्या है? क्या ये कमीने सही कर रहे हैं? कैसे? और गाइज उस समय जो भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा घटिया था। फिर हमें हवांग को नामगुंग क्लैन में जाते हुए दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। पीछे से एमसी कहता है, लेडी हवांग आप बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो, ये क्या उस ओनर की स्टोरी की वजह से है क्या? तो वो कहती है, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। फिर वो एमसी पे पलटकर कहती है, नामगुन सियोल ऐसी लड़की नहीं है और वो यंग एनर्जी को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। और सोरियोंग सॉरी, मैं तुमसे गुस्से में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, नामगुन सियोल किसी भी इंसान के कांटेक्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि उसके शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा यंग एनर्जी है और वो यंग एनर्जी के पास जाते ही बीमार पड़ने लग जाती है। तो ये अफवाह बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। ये सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है, ये तो किसी मूवी की हीरोइन की तरह है। तभी वो आ जाते हैं उस क्लेन के पास, जहाँ पर बाहर गेट का पहरेदार कहता है एमसी से, आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? तो हवांग एमसी से चुपके से कहती है, यहाँ का वातावरण बहुत ही ज्यादा बुरा है, इसलिए अगर हमने ये कहा कि हम नामगुंग शिवोल से मिलना चाहते हैं तो ये हमें रिजेक्ट कर देंगे, तो कोई और बात बताना। तो एमसी भी कहता है, मैं समझ गया। और वो आगे जाता हुआ कहता है, हमारे पास है एक डील, हम आपसे एक डील करना चाहते हैं। ये सुनकर हवांग भी कहती है, सोरियोंग तुम्हारे क्या मतलब है? तभी गेट के अंदर से आती है एक लड़की, जो कहती है, बाहर क्या बातें चल रही है? और वो हवांग को देखकर चौंक जाती है और हवांग उससे कहती है, लेडी नामगुंग यून। तभी वो अंदर आकर दोनों के दोनों मिलती है। यून खुश होकर हवांग से कहती है, आपसे बहुत ज्यादा समय हो गया लेडी हवांग। तो हवांग भी कहती है, हाँ लगभग 2 साल हो चुके हैं हमें मिले। तभी वो कहती है, आप किसी डील के बारे में बात कर रहे थे ना? तो वो कहती है, हाँ हमें आइस जेड क्रिस्टल की आवश्यकता है, तो हम नामगुंग सियोल से मिलना चाहते हैं। तो वो भी कहती है, आइस जेड? तभी हवांग बताती है, हाँ हमें इसकी आवश्यकता है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो वो खुश होती हुई कहती है, चलो पहले पेट्रियाज के पास हॉल में चले, हम बैठकर फादर से बात कर लेंगे। तो डील आपको ही करनी है ना?
तो हवांग एमसी आगे करती हुई कहती है हाँ ये आपसे कुछ एक्सचेंज करवाना चाहता है। तो भी कहती एक्सचेंज। तभी हमें दिखाया जाता है नामगुंग क्लैन का पेट्रियाज हॉल, जहाँ पर पेट्रियाज एमसी से कहते हैं क्या यह सच है, तुम्हारे पास एक कोल्ड एलिक्जर है। तो एमसी भी कहता है हाँ और उसे निकालने लगता है और निकाल कर पेट्रियाज के सामने रखता है। पेट्रियाज उसे देखकर कहता है यह तो एक कोल्ड एलिक्जर है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। और वो उस एलिक्जर को देखता हुआ कहता है क्या मैं उसे पास से देख सकता हूँ। तो एमसी भी कहता है ऑफ कोर्स, और अपने मन में सोचता है मैंने इसे अपनी बाहों के अंदर रखा था, तो इसको एक्सचेंज करना सही तो रहेगा। तभी पेट्रियाज उसे देखता हुआ कहता है इसके अंदर कोल्ड क्यूआई बहुत ज्यादा भरी हुई है और एकदम प्योर है। ये देखकर नामगुंग यून भी कहती है ये तो इनक्रेडिबल है फादर, और एमसी कहता है ये इसने काम किया। तभी पेट्रियाज कहता है इस क्रिस्टल के अंदर कुछ तो है, वह क्या है। तो एमसी कहता है मुझे माफ करना, मैं इसे बता नहीं सकता। तो पेट्रियाज कहता है मैं समझ गया, अगर मैंने इसके बारे में पता लगाया तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आता है, सही कहा ना। तो एमसी भी कहता है मुझे अच्छा लगा कि आप इसे समझ गए, और अपने मन में सोचता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी को ठंड लगने लगती है, जिसे देखकर पीछे खड़ा ग्रैंड पेट्रियाज कहता है क्या हुआ सोरियोंग। तो एमसी अपने कपड़ों के अंदर से उसी पूछ को निकालता है, जिसे देखकर ग्रैंड पेट्रियाज कहता है यह पूछ, और एमसी उस पूछ को ग्रैंड पेट्रियाज को देता हुआ कहता है ये पूछ उस चिपकली की है जिसको मैंने काटा था। ग्रैंड पेट्रियाज उसे देखता हुआ कहता है इस पूछ के अंदर तो एकदम इनक्रेडिबल कोल्ड क्यूआई है, एकदम प्योर। ये कोल्ड क्यूआई मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के लिए एक अमृत की तरह है। ये सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है क्या ये अपनी पूछ के अंदर इतनी ज्यादा कोल्ड क्यूआई भर के रखते हैं। तभी पेट्रियाज एमसी से कहता है तुम चाहो तो इसे किसी और से एक्सचेंज भी करवा सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर एमसी अपने मन में सोचता है होनेस्टली इस चीज ने वर्क किया। तभी वहां का पेट्रियाज अपनी बेटी से कहता है इस एलिक्जर को अपनी सिस्टर को दे दो। तो वो भी कहती है हाँ फादर, और पेट्रियाज उन दोनों से कहता है मैं आपका रहने का इंतजाम हमारे क्लैन के अंदर गेस्ट रूम में करवा दूंगा, वहां तक आपको मेरी बेटी छोड़ देगी। तो भी कहती है हाँ, और वो दोबारा कहता है मेरी बेटी नामगुंग सियोल के लिए अभी समय बुरा चल रहा है, इसलिए आप उसे मिलकर थोड़ा कंफर्ट दे दे। तो हवांग भी कहती है हाँ बिल्कुल, और नामगुंग यूं खड़ी होती हुई कहती है मैं आपको गेस्ट रूम तक छोड़ देती हूँ। फिर वो लेडी नामगुंग सियोल के पास जाने लगते हैं। नामगुंग यून हवांग से कहती है मेरे फादर का मूड आपसे बात करने के बाद अच्छा हो गया, कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा परेशान थे उन अफवाहों के कारण। तो हवांग भी कहती है अभी लेडी नामगुंग सियोल कैसी है, और वो उसे कहती है मैंने सुने जो रूमर्स सही है क्या, तुम्हें क्या उसके बारे में पता है। तो वो नामगुंग यूं भी कहती है हाँ इसके बारे में तुम्हें भी पता लग गया। और वो कहती है इसके बारे में हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है, लेकिन हमने उसे एक जगह बंद करके उसके हाथ के ऊपर वर्जिनिटी सेंड लगाती है जो कि उसे अप्रूव करेगा। ये सुनकर हवांग चौंक जाती है और एमसी कहता है एक वर्जिनिटी सेंड। तभी हमें उसके बारे में बताया जाता है ये वर्जिनिटी सेंड औरतों के हाथों पर लगाई जाती है ताकि पता चल सके कि वो वर्जिन है या नहीं, और एक छिपकली के ऊपर सीना बार को लगाकर उसे छोड़ दिया जाता है। फिर उसका शरीर लाल होते ही उसे सुखाकर पीस दिया जाता है जिससे ये बनाई जाती है। ये सुनकर एमसी गुस्से में कहता है इसका पता तो इनके घर वालों को लगाना चाहिए कि वो वर्जिन है या नहीं, तो इस चीज में छिपकली को क्यों मारा गया, ये कितना ज्यादा बुरा है। तभी वो आ चुके थे नामगुंग सियोल के पास। वो शांति से बैठी थी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हवांग उसके पास जाती हुई कहती है लेडी नामगुंग, तो वो भी कहती है लेडी हवांग। तभी नामगुंग यूं कहती है लेडी हवांग आपसे कुछ एक्सचेंज करवाने के लिए आई है आइस जेड के बदले। तो भी कहती है आइस जेड, और वो उस कोल्ड क्यूआई वाले क्रिस्टल को देखते हुए कहती है इसके अंदर कितने इनक्रेडिबल क्यूआई है, और वो हवांग से कहती है इसे एक्सचेंज करने के लिए शुक्रिया, और वो उन्हें दे देती है आइस जेड, जिसे देखकर एमसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो बहुत ज्यादा निराश थी, जिसे देखकर हवांग कहती है लेडी नामगुंग सियोल क्या उन रूमर्स की वजह से आप इतनी निराश हो। तो वो कहती है हाँ, और उस रूमर्स को बताने वाले बहुत ज्यादा विटनेस है, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, और उन्हें ये भी पता है कि मेरे शरीर पे तिल कहाँ है। ये सुनकर तो एमसी अपने मन में सोचता है एक मिस्टीरियस केस, और हंसने लगता है। हवांग एमसी की तरफ देखते हुए कहती है सोरियोंग। तभी एमसी खुश होता हुआ कहता है तुम्हें नहीं पता पर मैं एक एक्सपर्ट भी हूँ जितने बहुत सारे केसों को सुलझाया है, और मुझे लोग शेर लोक फाइबे भी कहते हैं, लोक को तोड़ने वाला। तभी एमसी उस लेडी से कहता है क्या आप कहीं बाहर नहाई थी क्या, एक रिवर या तालाब के अंदर। तो वो भी कहती है
पता नहीं। तभी हवांग कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसे छुप कर देखा हो? तो एमसी कहता है, हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन वो कहती है, मैंने कभी मेरे शरीर को बाहर नहीं धोया और नहीं बाहर दिखाया है, तो कौन मुझे देख सकता है? और जिन्होंने भी मुझे विटनेस साबित करा वो हमारे गांव के ही लोग हैं, जिनसे मेरी लड़ाई नहीं है। ये सुनकर तो नामगुंग यून कहती है एमसी से, तुम तो बिल्कुल गलत साबित हो गए। और एमसी अपने मन में सोचता है, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। और वो नीचे झुकता हुआ अपने मन में सोचता है, मैं फिर गलत साबित हो गया। तभी हवांग को कोई बात याद आती है और वो कहती है, मुझे एक्सप्लेन करने दो, अब मुझे पता लग चुका है। तो पीछे से एमसी कहता है, क्या तुम्हें क्या पता लगा है, मुझे बताओ। तो हवांग कहती है, ये हो सकता है एक दोषी जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये है एक गोश्त, मतलब गाइस भूत। जिसे सुनकर वो दोनों के दोनों चौंक जाती है। और एमसी अपने मन में सोचता है कि वो इतना सीरियस होकर बोल रही थी, लेकिन उसने अचानक ये गोश्त के बारे में क्यों बात किया। पर एक सेकंड रुको, इसके बारे में अगर मैं सोचूं तो पहले जिसे सपने में उस ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड की भी बात हुई थी, तो ये हो सकता है। तभी एमसी कहता है, क्या आपने किसी अजीब चीज को छुआ या खाया था, या तो किसी बीस्ट का इनर कोर्ट जैसे? तो वो कहती है, हाँ इसके बारे में कहूँ, और वो बच्चों की तरफ बताने लगती है, मैंने रिसेंटली एक पेड़ की छाल को छुआ और पत्तों को भी छुआ था। ये सुनकर वो दोनों के दोनों अजीब सी शक्ल बना लेते हैं। और वो बताती है, एक चीज बताना था मैं भूल ही गई, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है, और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो वहां से गायब हो चुका था। मुझे लगा कि वो मेरी सिस्टर है। तो वो कहती है, क्या ये सच है? तो वो भी कहती है, हाँ मुझे इस पे डाउट था, लेकिन मैंने इस पे ज्यादा संदेह नहीं किया, ये मेरी गलती थी। और ये सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। तभी वहां पर एक सर्वेंट भागती हुई आती है और उससे कहती है, यंग लेडी कोई खतरनाक चीज हुई है? तो वो कहती है, क्या हुआ जल्दी बताओ। तो वो कहती है, एक और विलेजर गायब हो चुका है, पेट्रियाज ने वॉरियर्स को भेज दिया है उसे ढूंढने के लिए। तो वो भी कहती है, क्या ऐसा सच है? और वो चुपचाप सोचने लगती है, फिर कहती है, कोई भी मामला हो, अगर वो गोश्त ही हो, लेकिन मुझे उससे अपना बदला तो लेना ही होगा, उसने मेरी इज्जत तो खराब करके रखी है। तो उसकी सिस्टर भी कहती है, नहीं हम दोनों ये नहीं करेंगे, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो वो कहती है, हमें कुछ नहीं होने वाला यून, क्योंकि अब हम दोनों ही नहीं है यहाँ पर। तो वो कहती है, इसका मतलब क्या है? तभी वो हवांग का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, तुम दोनों हमारी मदद करोगे ना? ये सुनकर हवांग कहती है, क्या? फिर हमें रात में उन चारों को जंगल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर यून हवांग की चिपक कर डर रही थी। और वो कहती है, अगर मैं पकड़ी गई तो फादर मुझे कल्टीवेशन रूम में 1 साल के लिए बंद कर देंगे। और वो एमसी से कहती है, तुम हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं रुके, तुम क्या उसके प्यार में पड़ गए? तो एमसी हंसने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नामगुंग सियोल एमसी को एक ब्रेसलेट टैप देती है और कहती है, ये तुम्हारे उस आइस जेड को रखने में काम आएगा, तो तुम इसे रख सकते हो, और इसके 2 टुकड़े करके तुम अपने पास रख सकते हो, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। तो हवांग भी कहती है, हाँ ये खूबसूरत तो है। तभी वो कहती है, क्यों ना तुम इसके बदले मेरी मदद करो, ये कैसा रहेगा? और हवांग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी एमसी सोचता है, हमने उसे ले तो लिया। और वो उससे कहता है, मैं आपकी मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे एक्सेप्ट किया और मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। तो वो कहती है, तुम झूठे। तभी नांगुंग सियोल कहती है, यून तुम गेस्ट के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? तो वो कहती है, नहीं मैं वो बस मजाक कर रही थी। तभी वो आगे बढ़ने लगते हैं। नामगुंग सियोल कहती है, मुझे किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है, कोई तो है यहाँ पर, इस एरिया को हमें चेक करना चाहिए। तो हवांग कहती है, अगर वो असलियत में गोश्त हुआ तो नामगुंग सियोल कहती है, अगर वो गोश्त हुआ तो मैं उसे तलवार से काट दूंगी। ये सब गाइस एमसी भी देख रहा था। तभी एमसी को फोग दिखती है, कोहरा, और अचानक वहां पर कोहरा आने लगता है, जिसकी वजह से उन चारों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और एमसी जो कि इधर उधर देख रहा था, वो भगता हुआ चिल्लाता है, लेडी हवांग, लेडी नामगुंग सियोल, आप कहाँ पर हो? और उसे कोई भी नहीं दिखता। और वो अपने मन में सोचता है, सारे के सारे इतर भीतर हो चुके हैं। तभी एमसी का पैर एक जाले पर पड़ता है और वो कहता है, यह क्या है? यह तो स्पाइडर का जाला है। और वो उसे देखता हुआ कहता है, ये कितना ज्यादा बड़ा है, क्या वो इतना बड़ा स्पाइडर था? तभी उसको आवाज आती है एक जगह से, और वो अपने मन में सोचता है, ये आवाज तो नामगुंग युन की है, उसके साथ अभी क्या हुआ? तभी एमसी अपने कपड़ों के अंदर उन सेंटीपीड के बच्चों को देखता है और उनसे कहता है, क्या तुम तुम्हारी मदर को ढूंढना चाहते हो? तो वो भी स्माइल करते हुए कहते हैं अपनी आवाज में, हाँ।
तभी एमसी उन्हें छोड़ देता है और उनसे कहता है जाओ और अपने मदर को प्रोटेक्ट करना। फिर एमसी उस आवाज वाली जगह पर भागते हुए जाने लगता है और अपने मन में सोचता है ये तो फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा डीपर एरिया है, यहाँ पर क्या वो स्पाइडर मिल सकती है। अगर देखा जाए तो नॉर्मली स्पाइडर दो प्रकार की होती है, एक तो गतिहीन जो कि एक ही जगह पर जाला बनाकर रहती है और एक घुमक्कड़ टाइप की जो कि इधर उधर घूमती है। लेकिन यहाँ पर कौन हो सकता है और इसके जाले ये कितने ज्यादा बड़े हैं, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पाइडर हो सकती है। तभी एमसी आगे जाता है तो वहाँ का फॉग हटने लगता है और एमसी कहता है मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना ही होगा। जब एमसी आता है तो गाइज वहां पर थे जाले ही जाले, जिन्हें देखकर एमसी कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, इतने सारे जाले। और एमसी जब पेड़ के ऊपर देखता है तो नामगुंग यून पेड़ के ऊपर बंधी हुई थी। उसे देखकर एमसी कहता है नामगुंग यून जो कि बेहोश थी, और वो जब साइड में देखता है तो वहां पर आधी बॉडी स्पाइडर की और आधी बॉडी नामगुंग सियोल की थी। उसे देखकर एमसी कहता है ये क्या है, और वो एमसी को देखकर स्माइल करने लगती है। एमसी उसे देखकर कहता है ये है एक ग्राउंड स्पाइडर। और गाइज वो दोनों एकदम आमने सामने थे। वो मकड़ी एमसी को देखते हुए हंसने लगती है और उससे कहती है तुम कमीने। और गाइज उसे देखकर एमसी अपने मन में सोचता है ये एक ग्राउंड स्पाइडर ही है, मैंने ऐसे ग्राउंड स्पाइडर पहले कभी नहीं देखी। फाइनली अब मुझे धीरे धीरे बातें समझ में आ रही है, और जो मेरे सामने लेडी खड़ी है वो नामगुंग सियोल के फॉर्म में है और ये स्पाइडर है एक पेडीपेल्प। फिर हमें इस स्पाइडर के बारे में बताया जाता है, एक पेडीपेल्प स्पाइडर जिसके फ्रंट में दो हाथ होते हैं और वो किसी भी जानवर को डरा देती है, और इसके हाथ मीटिंग के लिए भी काम आते हैं और ये हंटिंग के लिए भी अपने हाथों को यूज करती है। इसी के साथ इसके हाथों को लेग्स की तरह भी माना जाता है क्योंकि ये उनते चल भी सकती है, और एक पेडीपेल्प के हाथ एक स्पोरिकियंस के लेग्स से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। देखा जाए तो ये मुझे सेड्यूस करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। अगर मैं कोई नॉर्मल आदमी होता तो आराम से सेड्यूस हो जाता, लेकिन इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं इससे ऑलरेडी सेड्यूस हो चुका हूँ। और गाइज एमसी पूरी के पूरी हवस में था। इन सबको ही ऊपर नामगुंग यून देख रही थी। फिर वो एमसी को देखती है और उससे कहने लगती है वे सोरियोंग, लेकिन एमसी उसे इग्नोर कर देता है और उससे कहता है तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। ये देखकर वो चौंक जाती है और एमसी एक ही दम से उसके पास जाकर उसके पेट के नीचे अपना मुंह घुसा लेता है, जिसे देखकर वो उसे पकड़ने लगती है। लेकिन एमसी कहता है ये है हमारी फर्स्ट नाइट। और एमसी के पास एक सेंटीपीड था गाइज, दो तो उसने छोड़ दिए थे, एक बचा था। वो निकलकर उसके गले पर काट लेता है, जिसके कारण तो वो दर्द के मारे चिल्लाती है और वो सेंटीपीड उसके पास से आ जाता है। वो चिल्लाती हुई एमसी को बुलाने लगती है बड़े ही सेक्सी वे में, लेकिन एमसी कहता है मैं इसमें पड़ने नहीं वाला, और वो धीरे धीरे वहां पर बेहोश हो जाती है। एमसी भी कहता है ये प्रॉपरली पैरालाइज हो चुकी है क्योंकि सेंटीपीड का जहर किसी भी जानवर को पैरालाइज कर सकता है क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग वेनम होता है। तभी एमसी चले जाता है उस स्पाइडर के बाद और कहता है बुरा मत मानना, लेकिन मैंने तुम्हें विलेजर्स से बचाया है, अगर वो तुम्हें पकड़ लेते तो मार देते। फिर एमसी टर्की सफेद बनाते हुए कहता है अगर तुम्हारे चेहरे को साइड में रखा जाए, और उसके हक करता हुआ उससे कहता है तुम रियली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। और उसको देखता हुआ कहता है तुम्हारे शरीर पर ये काले काले धब्बे और ये मुलायम फर, ये कितने ज्यादा क्यूट है, तुम इतनी ज्यादा प्रीटी हो, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, चलो तुम्हारा चेहरा भी देखा जाए। और गाइज एमसी उसकी स्कर्ट को ऊपर करने लगता है। ये देखकर तो ऊपर से आती है हवांग और एमसी के चेहरे पर लात की मारती है। और गाइज वो लात इतनी ज्यादा तेज थी कि एमसी दूर जाकर गिरता है। हवांग उससे कहती है ट्राई करो ब्रीथिंग लेने की और अपनी इनर क्यूआई से उस कोहरे को बाहर निकालो, शायद तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे इसलिए तुम बेहोश से हालत में लग रहे हो। और गाइज हवांग की लात खाने की वजह से एमसी अधमराई हो चुका था। तभी हवांग कहती है फिर भी सोरियोंग तुम ठीक तो हो ना। तो एमसी कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो कहती है अगर देखा जाए तो इस जंगल के अंदर बहुत ही ज्यादा कोहरा है और ये कोहरा किसी के भी सांसों के अंदर जाकर उसे सेड्यूस कर सकता है, क्या तुम्हें इससे कुछ नहीं हुआ। तो एमसी कहता है मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। फिर उसे कहने लगता है अगर देखा जाए तो विलेजर्स इसके चार्म में आ गए होंगे और इसने उनसे यंग एनर्जी चूस ली होगी। ये एक फेरामोन है, लेकिन इसका साइज कितना बड़ा है, इतनी बड़ी मकड़ी मैंने कभी नहीं देखी।
ये सुनकर हवांग चौंक जाती है, लेकिन फिर हवांग दोबारा कहती है, मुझे माफ कर दो सोरियोंग, मुझे लगा कि तुम सेड्यूस हो चुके हो। तो वो एमसी कहता है, क्या मुझे सेड्यूस होना चाहिए था? और एमसी उस स्पाइडर का पैर पकड़ता हुआ कहता है, मैं तो इसके फ्लफी फ्लफी पैरों की वजह से ही इतना ज्यादा खुश हो चुका हूँ। तो हवांग कहती है, ऐसी हरकतें करना बंद करो सोरियोंग, और उसे कहती है, अब मुझे कोई चीज स्पष्ट करनी होगी और मेरे दिमाग में एक से एक क्रेचर्स की यादें हैं, तो अब मुझे देखना होगा ये कौन सा है। और गाइज, ये बोलते हुए हवांग घबरा भी रही थी। ये सुनकर एमसी कहता है, तुम इतने ज्यादा घबरा क्यों रही हो? तभी उन दोनों को किसी की आवाज आती है। एमसी इधर उधर देखता हुआ कहता है, ये किसकी आवाज है? लेकिन वो आवाज आई थी पेड़ के ऊपर से, जो कि थी नामगुंग यून की, जिसे सुनकर एमसी कहता है, मैं इसके बारे में कंप्लीटली भूल ही गया था। तभी वो रोते हुए कहती है, अरे कोई तो उतारो। तो एमसी उसे नीचे उतार देता है, उससे कहता है नामगुंग यूंग, और हवांग कहती है, अपनी सांसें लो अंदर बाहर। और गाइड, उसकी बॉडी पूरी के पूरी पैरालाइज हो चुकी थी। तभी एमसी खड़ा होता है और कहता है, तो अब, और उसे उसी के जालों से बांधने लगता है। और हवांग से कहता है, अब पूरा काम खत्म हो चुका है, मैंने इसे बांध लिया है। फिर एमसी उसे खींचता है और हवांग से कहता है, चलो अब एक और को ढूंढना है, फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जब हवांग पीछे देखती है तो पीछे से वही आ रही थी, नामगुंग श्योल। वो चिल्लाकर कहती है, यून, क्योंकि उसकी बहन बेहोश पड़ी हुई थी, और वो तलवार को पकड़ने लगती है और कहती है, तुमने ही मेरे सम्मान पर दाग लगा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और तलवार को निकालने लगती है। एमसी कहता है, नामगुंग श्योल, जरा एक सेकंड रुको, और उनके बीच आता हुआ कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तो वो नामगुंग श्योल कहती है, वे सोरियोंग साइड में हटो। तो एमसी कहता है, मैं नहीं हटूंगा, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, इस स्पाइडर को मैंने पकड़ा है, तो ये स्पाइडर मेरी है। ये देखकर तो हवांग भी चौंक चुकी थी। तभी नामगुंग श्योल गुस्से में कहती है, तुमने अभी क्या कहा? लेकिन एमसी अपने मन में सोचता है, अब इस जानवर को मारना सही नहीं रहेगा, क्योंकि पहले तो इसने एक छिपकली को मरवा दिया, और अब ये इस स्पाइडर को भी मरवाना चाहते हैं। तभी पीछे से हवांग कहती है, लेडी नामगुंग श्योल, कृपया एक सेकंड रुकिए, अभी आपकी बहन यून जिंदा है, वो बहुत पैरालाइज हुई है। तो वो भी कहती है, क्या वो जिंदा है? तभी वो दोबारा कहती है, आप समझिए, सोरियोंग कुछ और करना चाहता है। पहले सोरियोंग ने ही आपकी जान बचाई, और उन्होंने आपकी बहन की जान बचाई। आपको क्या लगता है कि वो इस क्रिएचर का क्या करेंगे? पहले अगर आप इस क्रिएचर को आपके घर वालों को दिखा दे, तो आपके ऊपर लगा दाग भी हट जाएगा, और ये कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको ढूंढने में सोरियोंग ने मदद करी है, इसलिए सोरियोंग का एहसान आपके ऊपर है। ये सुनकर तो वो चुप हो जाती है, और वो तलवार को म्यान में रखती हुई एमसी से कहती है, मुझे माफ कर देना योद्धा सोरियोंग, मेरी गलती के लिए। तो एमसी भी कहता है, कोई बात नहीं, और वो लेडी हवांग से कहता है, बहुत अच्छे। तभी नामगुंग श्योल उस स्पाइडर को देखती हुई कहती है, आप इसका क्या करेंगे? तो एमसी कहता है, मैं टांग प्लेन में इसे ले जाने की सोच रहा हूँ, ये कितनी ज्यादा क्यूट है ना। यह सुनकर तो गाइज नामगुंग श्योल शर्माती हुई कहती, क्या क्यूट? क्योंकि गाइज उस स्पाइडर ने नामगुंग श्योल का ही फॉर्म ले रखा था। वो दोबारा कहती है, यह शब्द लेकिन आपके पास पहले से ही लेडी हवांग है तो सही। तभी हवांग कहती है, लेडी श्योल, इसका मतलब वो नहीं था, वो तो बस इस स्पाइडर के फरों को क्यूट कर रहे थे। तो नामगुंग श्योल भी कहती है, हाँ अब समझ में आया। तभी एमसी कहता है, क्या आप दोनों क्या बातें कर रही हो? तो वो कहती है, कुछ नहीं। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चारों के चारों उस स्पाइडर को लेके नामगुंग क्लेन में आ चुके थे। पेट्रियाज बाहर निकलता हुआ कहता है, अब मैं इसे मार दूंगा, इसने मेरी डॉटर की इंसल्ट करने की कोशिश कैसे करी। तो साइड में से एमसी भी करता है, कृपया शांत रहे, शांत रहे, और अपने मन में सोचता है, फादर और डॉटर एक जैसे ही है। तभी पेट्रियाज शांत होकर एमसी से कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी के सम्मान को बचा लिया, ये एहसान नामगुन क्लैन तुम्हारा हमेशा के लिए याद रखेगा। तो एमसी कहता है, क्या मैं इसे भी अपने साथ ले जा सकता हूँ? तो वो भी कहता है, हाँ ये वर्क करेगा। और वो पेट्रियाज एमसी से कहता है, हालांकि तुम इसका कुछ कर नहीं सकते, वो देखने में मेरी बेटी की तरह दिखती है, अगर हो सके तो इसका फॉर्म चेंज करो, ये मेरी बेटी की तरह दिखती है, इसलिए उसकी भी इंसल्ट हो जाएगी।
यह सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है मैं क्या करूं। तभी एमसी बाहर देखता है तो बाहर लोगों ने भीड़ लगा रखी थी उस स्पाइडर को मारने के लिए। तो एमसी गुप्पे के पास जाता हुआ कहता है कमांडर गुप्पे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो गुप्पे कहता है ऐसा लग रहा है कि भीड़ बहुत ही ज्यादा नाराज है। तभी जिनके ऊपर स्पाइडर ने अटैक किया था वो कहते हैं उसको जल्द जल्द मार दो, आप उसको लेकर यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो गुप्पे उन पर चिल्लाता हुआ कहता है वो स्पाइडर अब नामगुंग क्लैन के अंदर आ चुकी है, तो तुम नामगुंग क्लैन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तो ये सुनकर तो वो लोग चुप हो जाते हैं। तभी एमसी उससे कहता है यह एक गलतफहमी थी जो कि अब खत्म हो चुकी है, इसलिए अब ज्यादा मुसीबतें नहीं होने वाली, तो हमें भी शांत हो जाना चाहिए। तो गुप्पे भी कहता है मैं समझ गया, और वो अंदर चले जाते हैं और अंदर से पेट्रियाज गेट बंद करने का आदेश दे देते हैं। तभी एक बंदा वहां पर आता हुआ कहता है कृपया थोड़ी देर के लिए रुको। और गाइजू था एक बूढ़ा आदमी, वो कांपते हुए गेट पर खड़े बंदे से कहता है मुझे एक बार उसे देख लेने दो। तो वो बंदा भी कहता है ओल्ड मैन हमें माफ करना, लेकिन ऊपर से ये ऑर्डर आया है, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। तो वो दोबारा कहता है कृपया एक बार, बस एक बार। तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। और गाइज ये सब एमसी देख रहा था। एमसी उस बंदे से कहता है कोई बात नहीं, इसकी हेल्थ तो देखो, ये कितने दूर से चल के आया है, तो इसे अंदर आने दो। और वो अंदर आकर उस स्पाइडर को देखता है और उसके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वो रोता हुआ कहता है ये सच है। वो स्पाइडर भी उसका जवाब देती है अपनी भाषा में। तभी वो ओल्ड मैन एमसी से कहता है अब तुम इसके साथ क्या करोगे, लोग तो कह रहे थे कि तुम इसे मार डालोगे। तो एमसी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं इसे अपने साथ मेरे टैंक क्लेन में ले जाऊंगा और इसका पालन पोषण करूंगा। ऐसे क्रेचर्स के लिए हमने पहले से ही पवेलियन बना रखा है। तो वो ओल्ड मैन भी रोता हुआ कहता है आप सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ये सुनकर मुझे भी खुशी हुई, मैं आप पे भरोसा करता हूँ। तभी वो ओल्ड मैन उस स्पाइडर के ऊपर से रस्सी को हटाने लगता है, जिसे देखकर एमसी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, ये खतरनाक हो सकता है। तो वो ओल्ड मैन स्पाइडर के सर पे हाथ फेरता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर भी खुश हो जाती है। एमसी उसे देखकर अपने मन में सोचता है मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन मुझे पहले से ही अंदाजा था इस चीज का। इसके अंदर मुझे एक दयालुता की स्पिरिट नजर आ रही है जो कि एक मालिक के अंदर होती है। तभी वो ओल्ड मैन दोबारा कहता है इस क्रिएचर का नाम है योनहुआ। पहले जब मैंने प्लेग की बीमारी के कारण अपने पूरे के पूरे फैमिली को खो दिया था तो मैं निराश बैठा था और ये मुझे जंगल के अंदर मिली थी। हम दोनों के दोनों साथ में रहने लगे थे। यह 20 साल पहले की बात है, लेकिन मैं पहले इसे यंग एनर्जी को खिलाता था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं इसे यंग एनर्जी को नहीं खिला पाता, इसलिए उसने ये गलती करी है। इसमें मेरा भी दोष है। तो एमसी कहता है वह तो एक घटना थी। तो वो ओल्ड मैन रोता हुआ कहता है मेरे ऊपर तो चारों ओर से ही परेशानियां आ रही है, लेकिन अब तुम्हारे जैसे बंदे के हाथ में मैंने इसे सौंप दिया तो मुझे राहत मिली। तो एमसी भी उसे ग्रीट करता हुआ कहता है आप चिंता मत करिएगा, मैं इसका ख्याल रखूंगा। तभी वो ओल्ड मैन उसे स्पाइडर से कहता है योनुआ तुम्हारे फादर अब ज्यादा नहीं जी सकेंगे, इसलिए ये इंसान तुम्हारा ख्याल रखेगा, तो तुम इसे पूरे जीवन भर फॉलो करना। तो वो स्पाइडर भी उस ओल्ड मैन को गले लगा लेती है। ये देखकर एमसी अपने मन में सोचता है सही में ये जानवर इंसानों के फीलिंग्स के मुताबिक व्यवहार करते हैं, ये कितने समय से एक दूसरे के साथ थे। इस बूढ़े आदमी ने इसे एक डॉटर की तरह रखा था। और एमसी दोबारा कहता है ओल्ड मैन चिंता मत करो, इसे मैं अपने सिंचवान टांग क्लैन में ले जाऊंगा, लेकिन आप चाहे तो हमारे साथ चल सकते हैं। तो वो ओल्ड मैन भी कहता है ये शब्द बहुत ही ज्यादा गहरे हैं, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए मेरे परिवार की समाधियां भी इसी शहर में है, इसलिए मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ। तो एमसी कहता है ऐसे क्रिएचर को पालना मेरे लिए सही में बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और नई बात है, इसलिए मैं आपसे इसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, आप इसकी कैसे देखभाल करते हैं। तो वो ओल्ड मैन भी कहता है मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको सही सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो एमसी भी कहता है मैं इसके लिए क्यूरियस हूँ, लेकिन आप इसे यंग एनर्जी कैसे खिलाते हैं। तो वो ओल्ड मैन कहता है इसके बाद मुंह में उंगली देनी है और ये उस इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जो आपको तब से ज्यादा सुंदर लगती है। और गाइज वो ओल्ड मैन उसे मुंह में उंगली दे रहा था, फिर वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है एक लेडी के रूप में। वो ओल्ड मैन उसे देखकर कहता है ये मेरी वाइफ है जो कि प्लेग के कारण मारी गई थी। और वो एमसी से कहता है यंग मैन तुम भी इसे ट्राई करो। तो एमसी कहता है चलो देखते हैं, और उसके मुंह में दे देता है उंगली और वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जिसे देखकर एमसी कहता है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है नेचुरली, मैं देखना चाहता हूँ, जरूर वो लेडी हवांग ही होगी। लेकिन
वो किसी अजीब से रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगती है पपेट टाइप में, जिसे एमसी देखकर थोड़ी देर के लिए तो सन्नाटे में चला जाता है। फिर एक ही दम से कहता है डरता हुआ, यह क्या है? और आइट साइड के लोग भी चौंक चुके थे गाइस। और उस फॉर्म को देखकर वो ओल्ड मैन कहता है, यह तो वो फॉर्म है जो कि उसने शुरुआत में ली थी। और उसे देखकर गूपे कहता है, यंग वॉरियर सॉन्ग इस दुनिया में हो क्या रहा है? लेडी हवांग का अपीयरेंस क्यों नहीं आया? यह सुनकर एमसी कहता है, मुझे भी नहीं पता। और वो अपने मन में सोचता है, तो यह कारण था, योनवा पहले लेडी नामगुंग स्योल के रूप में थी, क्योंकि गांव वालों को तब तक सुंदर लेडी नामगुंग स्योल लगती थी। लेकिन लेकिन अब तो मैंने इसे अपनी यांग क्यूआई भी खिला दी है, तो लेडी हवान के रूप में ये क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म हुई? और एमसी वहां से भागकर जाता हुआ अपने मन में सोचता है, अगर ये ऐसा हुआ और वो नहीं बदली तो टांग क्लेन वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं उनके साथ गद्दारी कर रहा हूँ? और एमसी दोबारा सोचता है, बिल्कुल नहीं, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह है जहर। तो क्या उसका जहर का रूप होना चाहिए था? लेकिन ये हो कैसे सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसका असली रीजन क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है हवांग को और लेडी नामगुंग युन को, जो कि गेस्ट रूम में आराम कर रही थी। एमसी अचानक वहां से भागता हुआ आता है, जिसे देखकर हवांग कहती है, सोरियोंग। फिर एमसी कहता है, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था लेडी हवांग। और वो उसके पास जाता हुआ कहता है, बस एक बार उसे अपने हाथ में पकड़ लो। ये सुनकर हवांग शर्माती हुई कहती है, क्या तुम अचानक कैसी बातें कर रहे हो? तो एमसी कहता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा ये बोलने का इरादा नहीं था। तभी हवांग कहती है, तो आपको इस चीज का पता लग ही गया। ये सुनकर एमसी को कुछ समझ में नहीं आता और हवांग शर्माती हुई कहती है, मुझे ये चीज आपसे छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं आपको ये आराम से बताती। वो स्पाइडर उन्हीं 10 क्रिएचर्स में से एक है जिन्हें आपने पकड़ने का मुझसे वादा किया था। ये सुनकर वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा पड़ जाता है और एमसी अपने मन में सोचता है, हाँ, वो क्रिएचर्स, वो क्या उन 10 वेनमस क्रिएचर्स में से एक है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है? तभी हवांग शर्माती हुई कहती है, मैं कसम खाती हूँ, मैं ये आपको बाद में जरूर बताती जब हम शांति से बैठते। तो अब मुझे हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और उसे देखकर एमसी अपने मन में सोचता है, वह सच में इतनी ज्यादा हेजिटेट कर रही है, कोई बात नहीं। तभी हवांग कहती है, प्रोमिस तो प्रोमिस है। तो एमसी भी कहता है, हाँ तो हवांग एक ही दम से एमसी को गले लगा लेती है। ये देखकर तो एमसी शर्माने लग जाता है और कहता है, लेडी हवांग। तभी पीछे उड़ जाती है वही युन, नामगुंग युन, और उन दोनों को देखकर चौंक जाती है और कहती है, मुझे तुम्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए। तभी एमसी उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, वो उठ चुकी है। और नामदुंग यून अपने मुंह पर हाथ रखकर कहती है, वेल, मुझे इग्नोर कर दो तुम। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद, जहां पर एमसी बोट के सहारे जा रहा था। वो बाय बाय कर रहा था और सामने थी नामगुंग स्योल, जो कि बाय बाय करती हुई एमसी से कहती है, यंग वॉरियर वेई और लेडी हवांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। फिर वो जा चुके थे नामगुन क्लैन को छोड़कर। और लेडी हवांग के हक करने के बाद एमसी ने जब अपनी क्यूआई उस स्पाइडर को खिलाई, तो उसने भी लेडी हवांग का रूप ले लिया था, जिससे कि एमसी भी खुश था। तभी एमसी उस स्पाइडर से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा समय तक हम जहाज में नहीं रहने वाले। तो वो भी खुश होकर अपनी भाषा में कहती है, हाँ ठीक है। फिर गूपे कहता है, यंग वॉरियर सोरियोंग, तो जर्नी के बाद आपका कहाँ जाने का इरादा है? तो एमसी कहता है, वेल, और वो कहने लगता है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं आइस जेड को लेकर डायरेक्ट गोंगा माउंटेन पर जाना चाहता था और उन दोनों को देखना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी जर्नी इतनी लंबी होगी। शायद मुझे स्पाइडर होने की वजह से टांग क्लेन में भी जाना पड़ सकता है। तो क्या हमें वहां जाना चाहिए? और एमसी जब स्पाइडर की तरफ देखता है, तो स्पाइडर तो ना ना करके सिर हिला रही थी नहीं करने के लिए। ये देखकर एमसी उससे कहता है, थैंक यू योनवा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द गूंगा माउंटेन में पहुंचने की। तो योनवा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी एमसी गूपे से कहता है, तो ठीक है, अब हम चलेंगे गोगा माउंटेन पे हमारी उन पगलियों के पास, फिर हम एक साथ टांग क्लेन में जाएंगे। तो गूपे भी कहता है, यस यंग वॉरियर। और वो जाने लगते हैं गोगा माउंटेन में। फिर एमसी को 2 लोग शिप के अंदर बात करते हुए दिखाई देते हैं। वो बात कर रहे थे, अभी तुमने न्यूज़ सुनी? रिसेंटली अलायंस के अंदर अलायंस लीडर ब्लू ड्रैगन यूनिट को फैला रहे हैं हर जगह, ब्लड कल्ट के निशान दिखने की वजह से। और
वो ब्लड कल्ट के लोगों को ढूंढ रहे हैं। फिर उसके साइड वाला बंदा कहता है, और तुमने ये सुना, एक बंदे ने ब्लड कल्ट के मेंबर्स के खिलाफ एक खतरनाक पोजन को ढूंढ लिया है, वो बंदा कितना ज्यादा स्मार्ट होगा। तो वो भी कहता है हाँ, और मैं इस बंदे से मिलना चाहता हूँ क्योंकि वो एक हीरो है, हीरो। ये सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है चौंकता हुआ, हाँ ये तो मैं ही हूँ। तभी वो बंदा कहता है, वो तो इनक्रेडिबल था जिसने ऐसे वेनम का आविष्कार किया है। तो वो पीले बालों वाला बंदा भी कहता है, हाँ मैं उससे मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन अलायंस ने उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया है। वो सच में एक बहुत ज्यादा ग्रेट पर्सन होगा। ये सुनकर एमसी अपने मन में खुश होता हुआ सोचता है, ये तो बहुत अच्छा है, अगर मैं ये रियल लाइफ में करता तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता। तभी एमसी उन दोनों के मुंह से अपनी बड़ाइयां सुनकर बोर हो चुका था, और वो आ चुके थे गोंगा माउंटेन पर, जहाँ पर वो सारे के सारे खड़े थे। एमसी कहता है, मैं अपनी फुटवर्क टेक्निक से इतना ऊपर नहीं जा पाऊंगा, तो गुपे और लेडी हवांग आप ऊपर जाकर उन्हें नीचे ले आइए। तो गुपे कहता है, आपके बिना वे सोरियंग मुझे नहीं लग रहा कि वो हमें फॉलो करेंगे। और लेडी हवांग भी कहती है, हाँ तो आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए, आप ट्राई तो करिए। तभी एमसी के साइड में एक बंदी कहती है, यंग वॉरियर सोरियंग वहां देखिए, और हमें दिखाया जाता है उसी स्पाइडर को पहाड़ पे, जिसे देखकर एमसी चौंक जाता है और कहता है वो वहां पर कैसे आई। तभी वो स्पाइडर अपना जाला नीचे फेंकती है और नीचे आ जाती है एक ही दम से, जिसे देखकर वो सारे के सारे चौंक जाते हैं। और गुपे कताए वो उड़ रही थी। तभी एमसी कताई ये है बेलूनिंग। फिर हमें बेलूनिंग के बारे में बताया जाता है, ये एक विंग्स की तरह है जो कि स्पाइडरमैन की तरह मकड़ियों को उड़ने की पावर देती है, और वो अपनी सराउंडिंग में कहीं भी उड़ सकती है अपने जालों के द्वारा। ये बहुत ही ज्यादा कूल लगता है मकड़ियों के लिए, और कहीं भी जाले दिखे तो समझ जाना वहां पर मकड़ियां उड़कर निकल चुकी है। तभी एमसी उससे कहता है इस मामले में, और फिर हमें दिखाया जाता है उस स्पाइडर को जिसने एमसी को पकड़ रखा था, वो उसे पहाड़ के ऊपर ले जा रही थी। फिर एमसी पहाड़ के ऊपर आ जाता है और कहता है हम सक्सेस रहे, और उस स्पाइडर को गले लगाता हुआ कहता है, तुम सही में बहुत ही ज्यादा इंक्रेडिबल हो योनवा, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। ये देखकर तो रियल हवांग को तो जलन होने लगती है, और वो एमसी से कहती है, सोरियोंग तुमने उसे हक कर रखा है, तो वो मेरे जैसी दिखती है, तो मुझे भी शर्म आ रही है। तो एमसी भी कहता है, हाँ मुझे माफ करना। और एमसी फिर कहता है, अब मुझे उनके पास जाना चाहिए। और वो जैसे ही केव के अंदर आता है, तो वो दोनों एमसी को देखकर खुश हो जाते हैं। एमसी भी कहता है गाइज, और वो भागकर एमसी के पास जाते हैं, और एमसी भी उनके पास जाता हुआ कहता है, तुम दोनों कैसे हो, और उन्हें हग करने लगता है। फिर उनसे कहता है, तुम्हारी हेल्थ ठीक तो है ना। तभी एमसी उस आइस जेड को उनको दिखाता हुआ कहता है, देखो मैं इसे ले आया, तुम इसके कारण बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रहोगे, और मेरे साथ टैंक लेन में भी तुम चल सकते हो। ये सुनकर तो वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। तभी एमसी कहता है, ठीक है तो फिर अब तुम्हारा नाम रखा जाए, एक का नाम तो है स्नो और दूसरे वाले का है आइस। तभी एमसी कहता है, तो चलो अब हमें चलना चाहिए घर की ओर। और एमसी खुश होता हुआ कहता है, फिर स्नो और व्हाइट हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके थे। और गाइज इस मानवा के 40 चैप्टर हो चुके हैं खत्म। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।